लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती ने एक तरीके से विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अब उनको सामना करना होगा बीएसपी का। जी हां, ये ना भूलें कि भले बीएसपी को लेकर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की एक समय की बड़ी पार्टी थी, 2007 में जिस तरीके से बहुमत की सरकार चलाई थी, तो वो सब एक कहावत थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आज बीएसपी को देखा जाता है। भले ही उत्तर प्रदेश में इनका जनाधार खत्म हो गया, लेकिन आज भी इनका कट्टर वोट बैंक इनके साथ बंधा हुआ है, जो है दलित, अल्पसंख्यक और तमाम मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक। और इसी के सहारे मायावती अपनी रणनीति आगे की दिखाती हैं। विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, बैठक में मायावती को न्योता तक नहीं मिला। अगर न्योता मिलता और नहीं जाती तो बात अलग होती, लेकिन इस बैठक में उनको न्योता ही नहीं मिला। इसके पीछे की 3 वजह ये थी कि मायावती ने पहले ही कह दिया था कि वो तो अकेले चुनाव लड़ेंगी। दूसरा, उन्होंने नए संसद भवन के मुद्दे पर पीएम मोदी का साथ दिया था। तीसरा, ये विपक्षी दल की बैठक को लेकर उन्होंने कहा था कि मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर बैठते हैं ये सारे नेता। तो इस तरीके से मायावती की इन 3 वजहों की वजह से यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों ने इनको इस बड़ी बैठक का हिस्सा नहीं माना। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि मायावती चलिए माना कि बैठक का हिस्सा नहीं बनी, तो कम से कम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ें, ना कि बाकी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। अगर आप गौर करें तो लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये राज्य वो हैं और इन हर राज्यों में, भारत देश के हर राज्यों में मुस्लिम दलित वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है। अब प्रधानमंत्री पद की लड़ाई एक तरफ बीजेपी के खिलाफ जारी है और वहीं उसको रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल हाथ मिला रहे हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे कट्टर दुश्मन भी एक छत के नीचे नजर आए। तो मायावती का तो साथ आना फिर भी बनता था, क्योंकि एक समय पर मायावती के साथ कांग्रेस ने भी गठबंधन किया हुआ है, समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन किया हुआ है। और ऐसा नहीं था कि गठबंधन चला नहीं, गठबंधन चला था, अच्छा खासा फायदा दोनों ही पार्टियों को हुआ था, लेकिन बावजूद इसके मायावती ने उनसे आगे हाथ मिलाने का फैसला नहीं किया। अब रणनीतियां यह बनाई जा रही कि मायावती की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजस्थान, मध्य प्रदेश में। जी हां, ये रणनीति है। अब ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है तो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव में भी अपने कई सारे प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन उनको फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मायावती को पूरी तरीके से वहां पर नुकसान ही झेलना पड़ा था। तो तमाम यहाँ पर रणनीतियां इस बात को लेकर ही बनी कि किस तरीके से जो माहौल बना था वो पूरी तरीके से मायावती की रणनीतियों के खिलाफ जाता नजर आया। अब सवाल ये सबसे ज्यादा बना हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना यहाँ पर कैसे करते नजर आएगी यहाँ पर मायावती की पार्टी। जी हाँ, ये चुनौतियां बहुत बड़ी होने वाली, कोई कम चुनौतियां नहीं होंगी, क्योंकि इसी के आधार पर काफी कुछ तय होगा कि कैसे रणनीतियां आगे बनती हैं, कैसे आगे रणनीतियों को लेकर यहाँ पर तमाम फैसले लिए जाते हैं। तो सबकी नजर इसी बात पर बनी रहेगी कि मायावती की आगे रणनीतियां क्या रहेंगी। लेकिन अब बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की अगली बैठक को लेकर क्या कुछ फैसला हो सकता है, तो कहा यह जा रहा है कि विपक्षी दलों की जो अगली बैठक होगी उसमें सबसे पहले संयोजक, प्रधानमंत्री चेहरे, सीटों का बंटवारा और जो कुछ मतभेद हुए हैं उसको दूर करने की बात निकलकर सामने आएगी। तो ये कुछ रणनीतियां हो सकती है प्रधानमंत्री पद के दावेदार से लेकर तमाम दलों को लेकर भी, और जो मतभेद हैं वो भी दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि अगर ये मतभेद बढ़ गए तो दिक्कत देगा यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों को ही। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मतभेद दूर करने जरूरी हैं, जैसे कांग्रेस और केजरीवाल के बीच जो मतभेद शुरू हुए कुछ मुद्दों को लेकर। फिर इसी के बाद यहाँ पर चर्चा इस बात की होगी कि पहली बैठक में तो सबका जोश काफ़ी हाई था, लेकिन दूसरी बैठक में कश्मीर कौन कौन सा दल जाता है ये देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कश्मीर वहां पर कांग्रेस की सरकार है पूर्ण बहुमत की, और आने वाले वक्त में चुनावों को लेकर कश्मीर में भी रणनीतियां बनाना बहुत जरूरी होगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मुद्दे उठाए गए उसमें राहुल गांधी की सांसद सदस्यता का मुद्दा नहीं उठाया गया। राहुल गांधी के पास इस समय सांसद की कुर्सी नहीं है, तो उसको लेकर भी ध्यान में रखने योग्य कुछ जरूरी बातें हैं, जिसके आधार पर तमाम विपक्षी दलों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन खैर ये सारी बातें तो निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन अब तमाम बड़े मुद्दों पर सबकी नजरें बनी है कि क्या कुछ आगे की तमाम रणनीतियां तैयार की जाती हैं। लेकिन विपक्षी दल की बैठक को लेकर तमाम चर्चा हो ही रही थी। इस बीच मायावती ने भी अपने तमाम पत्ते खोलने शुरू कर दिए, लेकिन बीजेपी का बार बार एक ही सवाल है, जो बारात तैयार हो रही है आखिर उसका दूल्हा कौन है, आखिर कौन ऐसा चेहरा होगा जिसको पीएम मोदी के खिलाफ उतारा जाएगा चुनावी मैदान में, जो न सिर्फ लड़ेगा बल्कि बीजेपी को हार का सामना भी कराएगा। अब इन सब के बीच अगली बैठक जो होगी उस बैठक में क्या कुछ नेताओं की वापसी होगी, क्या कुछ नेता नए साथ आना चाहेंगे, जैसे केसीआर, नवीन पटनायक, मायावती जैसे बड़े नेता हैं जिन्होंने अभी साथ नहीं दिया, लेकिन अगर वो आने वाले वक्त में साथ देने का फैसला करते हैं तो कितना फायदा होगा, और साथ ही साथ किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये भी गौर करने योग्य बातें होंगी। अब बात निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की। कहा यह जा रहा है कि जब भी लोकसभा चुनाव हुआ बीजेपी अगर बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही
तो उत्तर प्रदेश के राज्य ने बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और इस बार बीजेपी की रणनीति है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत कर दिखाएं। लेकिन वो रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो सबसे पहले उनकी नज़रें किस बात पर रहेंगी? क्या उनकी नज़रें समाजवादी पार्टी की जो 4-5 सीटें हैं उनको जीतने के लिए रहेंगी, या फिर जो बीजेपी के पास 64 से ज़्यादा सीटें उनको जीतने के लिए रहेंगी? क्योंकि मायावती का अभी तक का रुख तो विपक्ष के खिलाफ ही नजर आया, बीजेपी के खिलाफ उतना नजर नहीं आया। जो बार बार बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मायावती इस समय बीजेपी की बी पार्टी है और मायावती इस वजह से डर चुकी है कि कहीं उन पर सीबीआई ईडी की जांच ना हो जाए। अगर जांच होती है तो मायावती बुरी तरीके से फंस जाएंगी और मायावती फंस जाएंगी तो शायद आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ने को नसीब ना हो पाए। और एकमात्र बड़ा चेहरा बीएसपी से यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का बताया जाता है। मायावती की पार्टी में मायावती के अलावा कोई और बड़ा चेहरा आप नहीं जानेंगे। आप बताइए नाम कौन है इस समय मायावती के अलावा? तो ये एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे कई सारे नाम हैं, आम आदमी पार्टी में कई ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर बड़े चेहरे बन चुके हैं, लेकिन मायावती की पार्टी से कोई और बड़ा चेहरा नहीं बन पा रहा। तो उसी के लिए भी मायावती तमाम रणनीतियाँ कर रही है और आकाश आनंद जो अपना जो मायावती का भतीजा है उनको आगे किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच ये भी देखा जा रहा है कि कुछ मुद्दे ईवीएम को लेकर भी उठाए जा सकते हैं कि ईवीएम को लेकर क्या रणनीति रहेगी विपक्ष की, क्योंकि ईवीएम को लेकर भी शुरुआत से काफ़ी हमलावर रहा है विपक्ष। उन्होंने साफ कहा है कि ईवीएम जिस तरीके से यूज़ होता रहा है, और ना सिर्फ ईवीएम बल्कि सीबीआई और ईडी का डर भी रहेगा इन विपक्षी दलों को, क्योंकि कई अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव ने भी ये बयान दिया कि जिस तरीके से हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं बीजेपी हमारे खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच ना बैठा दे, और अगर बैठा देती है तो जो नेता इस बैठक में शामिल हुए कल को वो आप सभी देखेंगे कि वो सारे नेता जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तो जो जितना बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उतना ज़्यादा लंबे समय तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ऐसा कई नेताओं ने बयान दिया था, तेजस्वी ने बयान दिया, उनके भाई तेज प्रताप ने बयान दिया। खैर, इस मामले पर लालू यादव ने अच्छी तरीके से मोर्चा संभाला है। अब मोर्चा संभाला है तो देखते हैं क्या कुछ उनकी रणनीति रहती है, किस रणनीति के तहत यहाँ पर विपक्षी दल की बैठक को आगे बढ़ाया जाता है आने वाले जब शिमला में बड़ी बैठक होगी 12 जुलाई को। और इस बीच मायावती अगली रणनीति क्या बनाती है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कुछ विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी में इस समय जुटी भी है मायावती। तो एक तरीके से मायावती बड़ा हथियार बन चुके हैं बीजेपी के लिए और बीजेपी का फायदा ही होगा, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज बढ़ गया तो ऐसे में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और कांग्रेस के साथ ज्यादातर पार्टियां नहीं जाना चाहेंगी और बीजेपी जनाधार जुटाने में कामयाब हो सकती है। तो वहां पर एक रणनीति बनाई जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि मायावती को क्या विपक्षी दलों का समर्थन करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बहुत रेयर चांस है, बहुत मुश्किल है कि वो अकेले प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन अगर विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो अभी मौका है कि उनको आगे कर दिया जाए एक बड़े चेहरे के तौर पर। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में